sir. Today we are going to start our new chapter, environmental and sustainable development. You know what is environment? क्या होता है environment? Can anybody tell? देखो है ना कितना आसान से समझ में आता है. इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड बट यू डोंट फाइंड वर्ड्स टू फिल दोज. आपको शब्द ही नहीं मिल पाते आपकी. आप लिखोगे क्या? दिमाग में है, कोई बोलने से आपको समझ में आ जाएगा हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन आप उसको यू आर नॉट एबल टू राइट इट. पहले तो अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करो कि किस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं. तो नहीं, ये सीखना पड़ेगा. Sir, बोलो. surrounding or condition where human and animal lives, चलेगा, or living thing or a biotic thing lives. बिल्कुल चलेगा, चलेगा. चलेगा. अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हो दीज आर प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड टोटली रिसोर्सेज विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग आर ट्रीटेड एज नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों हो सकते हैं उसमें. मतलब मिनरल्स वाले भी हो सकते हैं और बायोटिक हो गए प्लांट और एनिमल फॉर्म में, लाइफ स्टॉक्स, फॉरेस्ट कवर, ये हो गए बायो. अबायोटिक हो गए कॉपर, आयरन ओर, बॉक्साइट, कोल, ये सब. ठीक है, इसके भी हो सकते हैं. तो मेन फंक्शंस क्या हैं इन्वायरमेंट के? मेन फंक्शंस हैं कि इन्वायरमेंट ही है. देखो इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसका बैकड्रॉप पढ़ाया भी था, मैं फिर बता देता हूँ. 1990 में इट वाज फाउंड दैट वी आर अबाउट टू लूज आवर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड वी आर अबाउट टू सी ग्लोबल वार्मिंग, द ओजोन लेयर वॉज डिप्लीटिंग. तो बहुत कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा हो रहा था. इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज़ ऑन लिथोस्फेयर एंड इन एटमॉस्फेयर. वो सारा हमारा बायोटिक, बायोटिक बीनीथ द सॉइल भी, वो हमारा मिलके इन्वायरमेंट बनता है. ठीक है, इसमें एक बैलेंस है. बैलेंस किस तरह का? जब हम बैलेंस बोलते हैं तो मतलब दो चीज़ों में बराबरी है ना. तो वो बैलेंस ये है, बैलेंस इस चीज़ का है कि द रेट ऑफ रीजनरेटिंग रिसोर्सेज रीजनरेट देमसेल्व्स. जैसे आज जो रिजर्व्स निकल रहे हैं वो 10 लाख साल पहले के फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल डीकम्पोज होके आज वो पेट्रोलियम, ये कोल, इस तरह की चीज़ें बन गई हैं. ठीक है, तो जो अभी डिपॉजिट हो रहे हैं वो और 5 लाख साल बाद निकलेंगे. तो वो अपने आप को रीजनरेट करने का और उसको खपत कंज्यूम करने का रेट के बीच में बैलेंस है. तो कहते हैं ना इकोलॉजिकल बैलेंस. तो वो बैलेंस अब कई चीज़ों में तो सीधा सीधा समझ आता है, लेकिन इन्वायरमेंट के केस में द वर्ड बैलेंस रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन the rate of regenerating the amount of time which resources require for regenerating themselves and the amount of resources we consume over that period of time. कि हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, ये प्रोडक्शन के लिए या कंजम्पशन के लिए, और रीजनरेटिंग का रेट क्या है, उसके बीच में बैलेंस लाना है. तो इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब ये, एनवायरमेंटल बैलेंस मतलब ये. अब इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बैलेंस इसमें इन्वायरमेंट में. ये जो मेंशन की हुई है इन्वायरमेंट एक्ट जो 1986 का है हमारा, उसके अकॉर्डिंग वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग बिटवीन वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बीइंग, अदर क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी. एंड हेयर प्रॉपर्टी मीन्स मिनरल रिसोर्सेज. इन दिस ऑल कंप्राइजेज ऑफ, अभी तो इसमें डिटेल में जाए तो सॉइल भी है, सब सॉइल है, जो पेरेंट सॉइल है वो, क्योंकि पेरेंट सॉइल ही सब सॉइल को अफेक्ट करती है, सब सॉइल के कारण ही टॉप सॉइल कवर होता है सॉइल का. तो जैसे ब्लैक सॉइल है वो हमारे लिए रिसोर्स है, सारी इंडस्ट्री वहीं पे है. गुजरात, महाराष्ट्र वाली बेल्ट है जो पूरी अरेबियन सी के साथ जो लगी हुई है हमारी, वो कॉटन बेल्ट है पूरी, तो रिसोर्स है. अब उसके कारण इन्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है कई जगह पे, पेस्टिसाइड्स वगैरह. खैर उसको हम करते हैं धीरे धीरे. तो इन्वायरमेंट का एक फंक्शन तो ये है कि इट सप्लाइज रिसोर्सेज, बोथ, चाहे वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या नॉन रीन्यूएबल. अब जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी जैसे हम कल कर रहे थे, विंड, तो ये इन्वायरमेंट का ही तो देन है, ये इन्वायरमेंट ही तो है. दिस ऑल कंसिस्ट, ये इन्वायरमेंट ही है. तो दे प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज वेदर दे आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज.
विच इज़ यूज एज ए इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। एक फंक्शन तो ये है इन्वायरमेंट का। मतलब ऐसे देखो ना, इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट इन जनरल पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट किसी एक चीज़ का नाम, किसी एक जगह का नाम तो नहीं है। अब वाटर पॉल्यूशन है, वो भी इन्वायरमेंट को ही ख़राब कर रहा है। तो एयर ख़राब हो रही है, और सॉरी वाटर ख़राब हो रहा है, वाटर बॉडीज़ ख़राब हो रही हैं। तो इन्वायरमेंट इज़ ए वेरी वेग टाइप ऑफ चीज़। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप जितनी मर्जी बना लो, वैसे तो जो रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है, रिसोर्सेज, तो वो उसकी भी इंपॉर्टेंस होगी, इन्वायरमेंट की भी। लेकिन जो अगर स्पेसिफिक आप बोलो तो पहला तो ये है कि दे प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर कंजम्पशन एज वेल। प्रोडक्शन होती है तभी कंजम्पशन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन इन्वायरमेंट का कि इट एसिमिलेट्स या इट एब्जॉर्ब्स वेस्ट्स। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। पहले एक ब्रेड खाते थे फैमिली में, तो एक ब्रेड का रैपर होता था। फैमिली मेंबर ज़्यादा हो गए, 2 ब्रेड खा रहे हैं तो 2 रैपर हैं। तो प्लास्टिक ज़्यादा हो रहा है, कचरा घर का ज़्यादा हो रहा है, वेस्ट घर का ज़्यादा हो रहा है, वाटर यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, गाड़ी लग रही है, पहले 2 पहिए वाली होती थी, अब 4 पहिए वाली है, तो तेल भी ज़्यादा कंज्यूम हो। तो हर चीज़ बढ़ती जा रही है ना विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। या हम जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ होना। उसके अंदर न्यूट्रिशनल फूड भी आ गया, हेल्थ भी आ गई, लेकिन ज़्यादा आराम वाली चीज़ें। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में तो इन्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कई जगह होता है। तो सबसे बड़ा एक फंक्शन ये है कि इट एब्जॉर्ब्स इन्वायरमेंट। जो हमारा लैंड है, वो हमारे लैंड फिल्स जो है धीरे धीरे उसको डिग्रेड करके ख़त्म कर देते हैं। एयर है तो जो सफिशिएंट और डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन वगैरह की, वो इक्वेट हो जाती है। तो ये अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है वेस्ट को। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फिर तो एक बड़ा जेनरिक सी बात है कि इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, कि लाइफ को वो बनाए रखता है, जीवित रखता है, लोगों को जिंदा रखता है। अगर इन्वायरमेंट ना होगा तो लोग क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो वो उसको सस्टेन करता है, लाइफ को सस्टेन करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझ रहे हो आप? इसका टॉपिक का नाम ही है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक का नाम ऐसा क्यों है? इन्वायरमेंट तो ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि वे रिसोर्सेज आर यूज फॉर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हालांकि ये भी इसका वही मतलब है, लेकिन इन ब्रॉड टर्म्स अगर इसको आपको बड़े विजन में समझना है तो सस्टेनेबल का मतलब हुआ कि जैसे हम पहले 2% पे थे, फिर हम 3% पे हुए ग्रोथ रेट पे, फिर 4 पे हुए। तो मान लो कि अभी हम 5 में हैं और हम इतना कम से कम बनाए रखें 5, मतलब 5 से दोबारा 4 ना हो, 5 के ऊपर जाए या 5 बने ही रहे, तो ये दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि वो डेवलपमेंट जिसको हम रिटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं अपने पास, विच वी कैन होल्ड ऑफ, दैट इज सस्टेन, दैट डेवलपमेंट विच कैन बी सस्टेन्ड, उसको हम बनाए रखे सकते हैं। वो होती है। और बनाए रखने के लिए तो वो आएगा ना कि तुमने अगर 10 ही साल में सारा कोयला निकाल के यूज़ कर लिया, तो आने वाले टाइम में तो कोयला इतनी जल्दी नहीं बनेगा, उसको तो कई लाख साल चाहिए, हज़ारों साल चाहिए डिकम्पोज होने के लिए। तो या फिर मैन मेड कोयला चलेगा, उसमें डिफॉरेस्टेशन होगी। तो समझ रहे हो? तो इस तरह से यूज़ करना रिसोर्सेज को कि वो जो हम डेवलप हो रहे हैं उतना हम सस्टेन कर सकें। तो मतलब इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल बैलेंस बना के साथ साथ में डेवलपमेंट हो। तभी चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये चैप्टर इंक्लूड हुए हैं पहले जब मैंने पढ़ा था या जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, दिस चैप्टर वाज नॉट देयर। लेकिन मैं आपको कल भी बताया, क्योंकि हमारा पिछला टॉपिक भी मिलता जुलता था, कि 1990 में रियो डी जेनेरो में क्लाइमेट के ऊपर सबसे पहले शुरुआत हुई, फिर इसके बाद टोक्यो समिट हुई, फिर अलग अलग समिट्स हुई, सब में तो इसके मेंबर्स हैं। और वो कार्बन एमिशन, इन चीज़ों का, इन्वायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, फ्रेश वाटर रिजर्व्स, इन सब चीज़ों पे एक मिनिमम एग्रीमेंट किया हुआ है। इसलिए अब ये चैप्टर्स में, इकोनॉमिक्स में जैसे सब्जेक्ट में भी ये डाल दिया इन्होंने। तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए है चैप्टर का नाम ये। अच्छा, हम करें इन्वायरमेंटल का फंक्शंस क्या हैं, इसके मतलब कि मेन इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है इसका। तो एक तो पहले मैंने बताया कि इट सप्लाइज रिसोर्सेज फॉर वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़। फिर दूसरा मैंने आपको बताया इट्स एसिमिलेट्स वेस्ट, इट एब्जॉर्ब्स वेस्ट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, इंडस्ट्रियल है, बड़े तरह के वेस्ट हैं। फिर इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ,
लाइफ को जीवित सस्टेन करके रखता है। चौथा है इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, कि इन्वायरमेंट अगर आपका बैलेंस है तो इससे ये पता लगता है कि ऑल एलिमेंट्स जो नेचर ने दिए हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच में एक एस्थेटिक बैलेंस बना हुआ है, जिसमें से कि हम अपना सराउंडिंग को भी इंजॉय करें, अपना लैंड सी रिवर्स वगैरह को भी यूज़ करें एक मैन्यू उस तरीके से। तो इन्वायरमेंट हमको ये भी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने नॉर्म्स को फॉलो करें, उनको प्रैक्टिस करें। अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस में एक ना बड़े अच्छी टफ वर्ड आती है कैरिंग कैपेसिटी। हमने भी पढ़ा ना कि इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, सस्टेन्स लाइफ में ये कैरिंग कैपेसिटी है उसकी। क्या कैरिंग कैपेसिटी है? पहला, इसको दो कैरिंग कैपेसिटी मीन्स टू फुलफिल द फॉलोइंग टू। पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं पहले बता चुका आपको कि अगर रिसोर्सेज को कैरी करना है या डेवलपमेंट को सस्टेन करना है, उतना कम से कम बनाए रखना है, या जो आपने पहले पढ़ा है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, तो वही मतलब यहाँ पे है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट है तो वो दो चीज़ों से कवर होती है। पहला तो जो रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन हो रही है, जो उसको हम निकाल रहे हैं अर्थ से बाहर, उसका रेट लेस होना चाहिए रीजनरेशन से। हम बराबर भी नहीं कर सकते कि 5% या 0.12% के रेट से रीजनरेट हो रहा है तो टोटल रिसोर्सेज का हम 0.12% ही कंज्यूम कर लें हर साल, वो तो बराबर हो गया, वो नहीं, तो फिर तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे ना। तो इट शुड बी लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज अपने आप को जिस रेट से रीजनरेट करते हैं या रिवाइव करते हैं, पुनर्जीवित कर लेते हैं अपने आप को, उससे एक्सट्रैक्शन का रेट कम होना चाहिए। और दूसरा, वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, कि जितना अर्थ एब्जॉर्ब कर सकती है, अर्थ वाटर बॉडीज सभी, जितना वेस्ट वो एयर भी, एटमॉस्फेयर भी, जितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एसिमुलेट कर सकते हैं, अपने आप में घुल मिल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं वेस्ट की, कि वेस्ट जनरेट, जितना कचरा पैदा हो रहा है वो उतना ही होना चाहिए कि जितना अर्थ के लैंडफिल्स, फ्रेश वाटर के रिजर्व्स, ओशन, वाटर बॉडीज, एटमॉस्फेयर, उतने में एसिमुलेट कर सकें, अपने आप में शामिल कर सकें, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स आगे विचार, अगर ये विच एक्सप्रेसेस द कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, फिर जो कंट्री या जो भी रीजन्स इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, मतलब जो या तो दोनों केसेस में, पहला केस में वो एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर ले रहे हैं और रीजनरेशन कम हो रही है, या तो ऐसा हो जाए, या फिर ऐसा हो रहा हो कि वेस्ट इतना ज़्यादा निकल रहा है कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, एसिमुलेट नहीं कर सकती अर्थ, एसिमुलेट, ASSI वाला एसिमुलेट, तो वो अपने में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, एसिमुलेट नहीं कर पा रही। दोनों ही में से अगर दोनों हो जाए या दोनों में से कोई एक हो जाए, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है और रीजनरेशन कम हो रही है, वेस्ट ज़्यादा हो रहा है एसिमुलेशन से, उन केसेस में इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्रॉप अप पैदा हो जाता है, तब इन्वायरमेंटल का क्राइसिस। आपका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना ने पिछले 25-30 सालों में अपनी कंट्री में ग्रोथ इतने लेवल पे ले गया, अभी मैं कुछ मेरे ख्याल से 4-5 साल या 3-4-5 साल पहले की बात है, मैंने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, जो पूरी दुनिया में, उसका 45% केवल चाइना में हो रहा था। तो कितना सीमेंट, कितना आयरन और कितना आयरन को और को पिघालने के लिए कितना कोल निकाला होगा इन्होंने, एक्सट्रैक्शन कितनी की होगी। और उसका देख लो अभी रिजल्ट निकल रहा है, 3 महीने से जो फ्लड हमेशा आते हैं वो रीअकरिंग नहीं होते, क्योंकि जब फ्लड पहला आता है इट वॉशेज अवे द डेब्रिस एंड ओपन द चैनल्स। तो सेकंड, इफ द सेकंड फ्लड फॉलोज तो देयर इज ऑलरेडी अ पाथ टू फॉलो। लेकिन चाइना में 3 बार साइकिल रीअकर हो गया इन्हीं 3 महीनों में लॉकडाउन में, और वो भी 3 बड़े रिवर पैटर्न्स पे। वही जो कल आपको बताया था यांगसे वांगो वाला, वो वाला बेल्ट, और उसने पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करके रखा हुआ है। बिल्डिंगें गिर रही हैं क्योंकि दे कॉम्प्रोमाइज, दे एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज लाइक इट वाज गोइंग टू फिनिश, इन फैक्ट दे फिनिश्ड, और उसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और वहीं से निकल रही हैं डेंजरस बीमारियां कोरोना जैसे, क्योंकि इकोलॉजी को इतना ज़्यादा इफेक्ट किया उन्होंने
एनिमल, बर्ड्स, कुछ नहीं छोड़ा खाने के लिए, और कुछ नहीं भी थे उधर तक भी पहुंच गए एक्सट्रीम तक, तो वायरस ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस, दिस इज ए इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये कोरोना जो है ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, हालांकि ये मैन मेड है, ये किया, इसको पाला है, इसको इट हैज बीन नर्चर्ड। ये बहुत पहले ट्रेस हो गया था, चाइना ने नर्चर किया है। अब आई डोंट नो बाय एक्सीडेंट और बाय डिफॉल्ट या बाय प्लानिंग उन्होंने दिस ट्राई टू स्प्रेड इट, क्योंकि लगता तो ऐसे ही स्प्रेड किया, पहले उन्होंने छुपाया, बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे पूरे लोगों को आने जाने पूरा फ्री दिया 3 महीने, वो इतनी देर में वो हो गया काम उसका शुरू, वो ऐसा साइकिल है उसका वो। तो दिस इज, और यू कैन मेंशन दिस is the result of an environmental crisis. And how does environmental crisis emerge? When any country or any region fail to minimum qualify for the carrying capacity, those who fail to adopt the carrying capacity of environment. And what is the carrying capacity of environment? Extraction should be less than regeneration, and waste should be within the limit of earth absorption or assimilation power. And those who fail, it is very obvious that environmental crisis will emerge. And what are the related issues with the environmental crisis? कि environmental crisis से और related issues क्या हैं? What is the further result of environmental crisis? We can't say that by saying that environmental crisis has emerged, it might have some other forms, na? So what are the various forms? Yeah, what are the environmental global environmental issue cause, main क्या किस तरह से cause हो रहा है? First is global warming. करते हैं इसको हम बारी बारी. Second is ozone depletion. Third is overuse या misuse of environmental resources, जो भी चाइना का एग्जांपल दे रहा था मैं आपको. Next is opportunity cost of negative environment impact. And last is supply demand reversal. Even supply demand more है, supply कम है, और कभी supply ज़्यादा कर दें डिमांड कम हो तो उससे वो बता रहा है ना कि extraction is more than extraction ज़्यादा, supply exceed करना, तो reversal of demands. तो ये issues या ये reasons हैं जिनके कारण environment का issues या crisis generate होता है. कई रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं. आपको पता है मोबाइल में, किसी मोबाइल या लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स यूज़ होते हैं. कई कंडक्टर हैं, कई सुपर कंडक्टर्स हैं, कई सेमी कंडक्टर्स हैं. ये अभी इंडिया में रिसर्च हो रही है इस पर, लेकिन चाइना ने इस चीज़ पे मास्टर कर लिया सुपर कंडक्टर्स के ऊपर. वो क्या है, रेयर अर्थ कहते हैं उसको. ये रेयर अर्थ मतलब ये वो मिनरल्स हैं जो अर्थ में बड़ा रेयर होते हैं, और चाइना ने वो खोज लिए. पहले तो अपने कंट्री के एक्सप्लॉइट कर लिए, फिर उन्होंने कितने कंट्री अपने कब्जे में ले लिए. तिब्बत इतना बड़ा था, मतलब आधा इंडिया के बराबर तिब्बत था, पूरा तिब्बत ले गए ये. और तिब्बत वो एरिया है जो सबसे एलिवेटेड लैंड है, पता नहीं कितने मिनरल्स होंगे वहाँ पे. फिर जिंगजियांग, जिसको ईस्ट तुर्किस्तान भी कहते हैं, जहाँ पे उइगर्स रहते हैं, वो ले लिया अंदर. कितने देशों को मिला के ये बन गया ये. तो इसने वो भी एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट कर करके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तगड़े कर लिए, और अब वही मार्केट एक्सटेंड कर रहा है ये अफ्रीका में. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने माइनिंग के राइट्स हैं, जो भी माइनिंग हो रही है रेयर अर्थ की या मिनरल्स की अफ्रीका पूरे में, वो पूरी चाइना कर रहा है. नहीं तो उसको क्यों चाहिए ग्वादर पोर्ट? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल पूरा इंडियन ओशन से काट के ऊपर से फिलीपींस वाले रास्ते से होते हुए साउथ चाइना सी से फिर पहुंचता है, और यहाँ से सीधा ग्वादर पोर्ट से बाय लैंड, तिब्बत से बाय लैंड, और उसने टनल्स निकाली हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से जाएगा. तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस फर्दर क्रिएट हो रहा है. हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, बट ये डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये इंटररिलेटेड चीज़ें होती हैं. अब यहाँ पे टनल्स बन रही हैं, J&K में कितनी टनल्स बन रही हैं, तो टनल्स को शेक करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए, या उनको निकालने के लिए, वो पूरा बेड का जो फॉर्मेशन होती है, रॉक की फॉर्मेशन, वो हिल जाती है. तो कई बार उसमें, अब जैसे बारिश पड़ रही है 2 दिन से, तो उसमें जैसे एब्जॉर्ब करती जाएगी, और जब उसमें मिट्टी में भी पानी भर जाएगा, मतलब जैसे सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे वो, जब पूरी सॉइल सैचुरेट हो जाएगी पानी से, अगर वो और बारिश पड़ी तो ग्रेविटी पानी के वेट के साथ उसको नीचे ले आती है. तो ये देखो लैंडस्लाइड्स आती हैं, लोग मर जाते हैं, घर चले जाते हैं. ये सब इन्वायरमेंटल क्राइसिस ही हैं, और इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट.
डेवलपमेंट बोल लो, ग्रोथ बोल लो, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट या उसका एक फॉल बैक रिजल्ट है इसका डेवलपमेंट का। तो ये आ गया इन्वायरमेंटल क्राइसिस। मैंने इन्वायरमेंटल क्राइसिस आपको इस तरह से समझाया है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस तब पैदा होता है, उस देश में पैदा होता है या उस एरिया में, दोज हु फेल टू इम्प्लीमेंट द कैरिंग कैपेसिटी, दोज हु फेल टू मीट द बेसिक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। और कैरिंग कैपेसिटी याद रखना दो हैं, एक्सट्रैक्शन शुड बी लेसर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन, और दूसरा वेस्ट शुड बी सच, उतना वेस्ट होना चाहिए कि दैट अर्थ और इन्वायरमेंट कैन एसिमुलेट और एब्जॉर्ब दैट। तो दोज हु फेल देन द इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज ऑब्वियस, वो होना ही है। और इन्वायरमेंटल क्राइसिस किस किस टॉप में आता है ये मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये सब। और कई रिसोर्सेज इस चक्कर में एक्सटिंक्ट हो गए, कई रिसोर्स अब नहीं मिलते हैं वो अर्थ में, अब तभी उनको रेयर अर्थ कहा जाता है क्योंकि दे आर वेरी रेयर। अब आ जाओ आपका ग्लोबल वार्मिंग। देखो हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, बट व्हेन ग्रेजुअली द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अभी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ, जब सन है ना, सन से जब अर्थ पे रेज आती है ना तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि 70% जो अर्थ है वो तो पानी से कवर्ड है, और कॉन्टिनेंट्स तो थोड़े ही हैं, तो ज़्यादा तो वाटर बॉडीज़ हैं, तो जो सन रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है। इससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ के आसपास जो गुच्छा बना हुआ हवा का, उसके साथ चिपका हुआ, पूरी अर्थ के चारों तरफ है वो गुच्छा हवा का, और उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, अलग अलग वो हैं, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो हमारा हीट बजट इसका अलग अलग है, किसी लेयर में बढ़ो तो टेम्परेचर हर मीटर के साथ घटता है, किसी लेयर में हर मीटर के साथ बढ़ता है, तो अलग अलग स्टेजेस है। तो जो लोअर लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, जब उसका टेम्परेचर औसतन ऑन एवरेज, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में आज इस बार बड़ी गर्मी पड़ी, वो नहीं, व्हेन ऑन एंटायर अर्थ, जब ग्रेजुअली स्लोली the average temperature of atmosphere's lower earth, lower stage, yes, कुछ भी बोल लो उसको, increases, that is known as global warming. And how it is a issue? Because there are on the poles, North Pole and South Pole, there are ice-capped regions which stores almost 1 to 2% of fresh water reserves of the earth. Or if they get melted, then the sea level will raise, and if the sea level will raise, the land, which is already a fixed factor, which is already a limited thing, will further get submerged into water. When the land gets submerged, it is no more productive, वो land productive नहीं रहती, उसमें हम फसल कुछ नहीं उगा सकते। So this is how it becomes an issue. तो global warming ये issue है। और ये कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। जब ग्रीन हाउस की गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, उसका ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं और ज़्यादा एमिशन हो रहा है, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। और ये होता है ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। फॉसिल फ्यूल मतलब जो फॉसिल से, अवशेषों से बना हुआ है, ह्यूमन या एनिमल या प्लांट, इनके अवशेषों से, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब आ गया, फिर फॉसिल कोयला आ गया, लकड़ी आ गया, दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स। और दूसरा फॉसिल फ्यूल बर्न करने से, और डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जो है ना, किसी भी जगह में पेड़ का, प्लांट्स हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे वर्क एज ए लंग्स. They breathe in the bad gases and they release fresh oxygen, which is very useful for human being to sustain life on earth. तो ये green house, तो deforestation and excessive use of emission of carbon dioxide and other greenhouse gases in atmosphere, ये है इसका मेन कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन पास्ट सेंचुरी, मतलब पिछले 100 सालों में,
हैज़ रिजन बाय 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पहुंचने वाले हैं। देखो बेटा, मुझे नहीं पता आपको कितने अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। अर्थ पूरी है ना, इट वर्क्स लाइक एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क्स। इतना परफेक्ट काम करती है ना अर्थ अपने आप में पूरा, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे विंड हो, चाहे रेनफॉल हो, इन सब का एकदम ऑटोमेटिक काम करती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें डिफॉरेस्टेशन या जैसे एक जगह से कोई 100, 200, 400 किलोमीटर का में पेड़ ही साफ़ कर दिए, बहुत बड़ा रिजर्व साफ़ कर दिया, अब उसका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इस तरह से क्रिएट होगा कि जब भी वहाँ से कहीं से वो क्लाउड्स मतलब क्रॉस करेंगे, दे विल नॉट प्रेसिपिटेट, वो उस जगह पानी नहीं गिराएंगे, क्योंकि जो क्लाउड जिनमें वाटर होता है दे आर हैवी, और व्हेन दे रिलीज इथेनॉल एंड ऑक्सीजन, तो दे मेक क्लाउड टू प्रेसिपिटेट। डेजर्ट तभी तो फैलता जाता है, डेजर्ट श्रिंक नहीं होता, डेजर्ट फैलता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट के ऊपर से क्लाउड कवर ऐसे निकल जाते हैं, वो जो क्लाउड के मासेस होते हैं वो यूं टाप जाते हैं और वो वाटर शेडिंग होती नहीं है वहाँ पे। और दूसरा, फॉरेस्ट सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि वो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़े फैक्टर्स यही हैं। और टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग का रिकॉर्ड ये है कि द लास्ट 1 सेंचुरी, पिछले 100 सालों में, सेंटीग्रेड में लिखना है तो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में लिखना है तो 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ रिजन। अच्छा, अब इसके ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, ये कॉन्सिक्वेंस या इसके इम्पैक्ट किस किस चीज़ पे होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, कि पोल्स के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, तो हमारे पास फ्रेश वाटर रिजर्व्स नहीं रहेंगे। दूसरा, इसके साथ ही कि जितने भी कोस्टल एरियाज, और आप देखो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, सिडनी, टोक्यो, कोलालमपुर, ये सभी सी साइड पे ही बसे हुए हैं, तो दे विल सबमर्ज, सी लेवल बढ़ेगा, ऑलरेडी कुछ इंच बढ़ गया हुआ है। और आप देखो इसके ऑथेंटिक रिजल्ट देखना है, जो एडम्स ब्रिज जिसको कहा बाकी वेस्टर्नर्स ने, जिसको हम राम सेतु बोलते हैं, जो रामेश्वरम से श्रीलंका के लिए जो पुल बना था, वो तो ऊपर था 8000 साल पहले, नाउ इट इज सबमर्ज्ड। कई टेम्पल्स हैं हमारे सी साइड पे जो पहले ऊपर बने हुए थे, अब वो ओशन बॉडीज में, वाटर बॉडीज के अंदर हैं आधे आधे। कई सिटीज़ हैं, अटलांटिस जैसी सिटी हैं जो अभी तक जो पानी में दबी हुई हैं सिटीज़, कई टाउनशिप हैं। तो इस तरह इसके प्रूफ्स भी हैं कि वाटर लेवल पिछले कुछ हज़ारों सालों में बढ़ा भी है। तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एंड रिजल्टेंट राइज इन द सी लेवल और द विच इज डेंजरस फॉर द कोस्टल एरियाज। फिर डिसरप्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ डिपेंडेड ऑन स्नो मेल्टिंग पे जो बेस्ड होती हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया की ज़्यादातर रिवर स्नो फेड हैं, और अगर ग्लोबल वार्मिंग की तो स्नो मेल्ट हो जाएगी, वो तो वन टाइम पानी आएगा और वो ख़त्म हो गया, तो उनका वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का इश्यूज बन जाएंगे। ये एक इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिर्फ पोलर आइस ही थोड़ी ना मेल्ट होगी, फिर तो जितने भी रिजर्व्स हैं आइस कैप से सबकी आइस मेल्ट हो जाएगी। उससे जो रिवर्स के कारण जो सिटीज़ और पॉपुलेशन जो इन पे बेस्ड है वाटर के लिए, उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर ग्लोबल वार्मिंग से कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। जैसे आइस कैप खत्म हो गया तो वो इसी एरिया में तो थे ना वो मैमथ्स, डायनासोर थे ही ना अर्थ पे, उनके ढांचे मिलते हैं, फ्यू फॉसिल्स मिलते हैं, तो इट इज एविडेंट दैट दे वर देयर। फिर वो मैमथ एलिफेंट जैसा होता है जिसके टस्क्स बहुत लंबे लंबे 8-8, 10-10 फुट के होते थे, उसके भी स्केलेटन्स मिलते हैं, लेकिन वो एनिमल्स थे आइस एज के, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। इन्वायरमेंट का तो चल रहा है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस। ये थोड़ी ना कि इन्वायरमेंट इशू अब 1990 के बाद ही उठा, उससे पहले तो दुनिया एक जैसी चल रही थी। पिछले 500 सालों से, 1000 सालों से, 2000 सालों से ये तो कॉन्टिन्यूस चल रहा है, क्योंकि वो तो होना ही है, वो तो होना ही है।
as population will increase, demands will increase. Demand will increase, that will make the profit making bodies to exploit resources unjudicially. And this is evident. Environment imbalance तो create होना ही होना है. कितना ही चेक डाल लेंगे, कितना ही क्रॉस कर लेंगे, तो ये सब होना ही है. फिर एक ग्लोबल वार्मिंग का ये है जो वाकई है, फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्ट्रॉम, जो तूफान आते हैं ना, साइक्लोन्स कहते हैं, कई जगह में किसी कंट्री में उसको टॉर्नेडोज कहते हैं, ठीक है. हम यहाँ पे ओशन बॉडीज में उसको यहाँ साइक्लोन्स कहते हैं एशिया में. तो अलग अलग नाम है इसके, ट्विस्टर, बड़े बड़े नाम दे देते हैं. ये तो तभी होता है जब वो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है. टेम्परेचर में वेरिएशन आता है फॉरेस्ट कवर के ऊपर नीचे होने से, या तो बढ़ गया या घट गया. बढ़ तो खैर क्या ही गया, घट ही रहे हैं वो फॉरेस्ट कवर. तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ट्विस्टर्स वगैरह, जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, जो ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर आती है, जो जिनको डोल ड्रम्स भी बोलते हैं, तो उन एरियाज में बड़े फ्रीक्वेंट, ये भी एक नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग का. सो ग्लोबल वार्मिंग हैज 3-4 impacts. फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस. सेकेंड, flooding of the coastal areas and the rise in the sea level. दो, okay. तीसरा, disruption of the drinking water supply which are dependent on the river which are fed by snow, ठीक है. फिर आ गया आपका extinction of species, कि कई species extinct हो सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. frequent tropical storms, ठीक है. ये आ गया आपका. फिर इन्होंने एक पॉइंट दिया कि 1997 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन क्योटो, जापान, और एग्रीमेंट हुआ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि एवरी कंट्री विल रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जिसको रिड्यूस करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में. लेकिन अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपको मैं आगे बताऊंगा, कल बताएंगे, नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे. ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है ट्रांसपोर्टेशन से. इंडस्ट्रियल यूज़ में भी होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में तो ज़्यादा ही होता है. वो एयर भी पॉल्यूट करते हैं, वाटर भी पॉल्यूट करते हैं, लैंड भी पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि वो अपना वेस्ट भी डंप कर देते हैं ज़मीन में. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रीसेंट एग्जांपल. ये पिछले 7-8-10 साल का एग्जांपल है पंजाब का. पंजाब का सारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो गया था. ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे जो 200 फुट में पानी है या 300 फुट में पानी है. खैर इतना तो नहीं होता होगा पंजाब में, 100-150 फुट में पानी आ जाता है पंजाब में, क्योंकि पंजाब है वो 5 रिवर्स का बेसिन है, ठीक है. 4 तो हमारे हाउस ही हैं, रावी, ब्यास, झेलम, जिनाब. तो वहाँ पे इन्होंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पंजाब में बढ़ी हुई, क्योंकि वहाँ पे रूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं, एनीबडी कैन बाय लैंड. तो उन्होंने क्या शुरू किया, रिवर्स बोरिंग. रिवर्स बोरिंग मतलब जो वेस्ट निकलना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको होल करके अर्थ के अंदर बोरिंग करके और फिर उसमें पंप कर देना हाई प्रेशर से. तो वो अंदर जो होती हैं, उसमें अंदर वो बनी होती हैं कुंदराएँ टाइप ना, टनल्स, छोटी छोटी टनल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे ये. तो उससे उसमें फैल जाना. इतने लोगों को देखना, कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब में ही हैं कैंसर के. ये सब इन्वायरमेंटल क्राइसिस ही तो हैं. और क्यों हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है. हमने अर्थ का वो सेकंड फैक्टर आ गया, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट डालना शुरू कर दिया. अर्थ इतना एसिमुलेट नहीं कर सकती थी, इससे ग्राउंड वाटर सारा कंटामिनेट हो गया. और पंजाब में ग्राउंड वाटर ही मेन सोर्स है. सबने ड्रिलिंग करके बोरिंग लगाई हुई है. नलकों का पानी तो बहुत कम यूज़ होता है, नलकों में भी यूज़ हो रहा, हो सकता है किसी रिवर का ही आ रहा हो. तो ये भी इम्पैक्ट, ये रीसेंट है, ये रीसेंट एग्जाम्पल. यू कैन साइट दिस एग्जाम्पल, किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ये रीसेंट एग्जाम्पल है. इस पर तो 2 फिल्में भी बन गई रिवर्स बोरिंग के ऊपर ही. तो ये है इकोलॉजिकल बैलेंस. चलो इसको विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास है. सो आज हमने जो जो किया, वी विल कंटिन्यू, हम इसको फिर से करेंगे. एनवायरनमेंट, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है. एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिसके अंदर हमने कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी और किस तरह के क्राइसिस आते हैं. ये 3 हमने टॉपिक हैं. हम इसको फिर से रिवाइज करके फिर कंटिन्यू करेंगे.